गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख रहे थे किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। कल आपको याद होगा बड़ा खतरनाक कंटेजियन फैला था चाइना का, उसी का इंपैक्ट यूएस मार्केट्स पे देखने को मिला। वो मार्केट्स इनफैक्ट कल 1.5 से 1.25% की कमजोरी के साथ बंद हुए। तो चाइना इंपैक्ट और ग्रीस की जो लिंगरिंग कंसर्न थे, इन दोनों का दबाव था। कल ध्यान रखें जेनेट येलेन की एक स्पीच है। मैं मिनट्स पे इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि स्पीच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनट्स आए हैं, उसमें कुछ ज्यादा बदला नहीं है। ग्रीस और चाइना को लेकर चिंता जताई है एफओएमसी के तमाम पॉलिसी मेकर्स ने। लेकिन कल क्योंकि उसमें चाइना और ग्रीस की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है वो फैक्टर्ड इन नहीं है, उस पर बातचीत नहीं हुई, तो वो कल स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कल इंटरेस्टिंगली वहां पे एनवाईएससी 4 घंटे के लिए हॉल्ट भी हुआ था, हालांकि उसका बाकी क्योंकि मार्केट्स फंक्शन कर रहे थे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं था। यूरोप आपकी स्क्रीन पर मजबूती के साथ कल कामकाज हुआ। पूरी तरह से क्रेडिट जाता है वो ग्रीस के प्रधानमंत्री सिप्रास साहब, जिन्होंने स्पीच दी जिसमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा सॉफ्टन हो रहा है उनका स्टैंड, लग रहा है कि शायद कुछ रिफॉर्म्स की तरफ ग्रीस मूव कर सकता है, लग रहा है कि 2-3 दिन बाद जो प्रपोजल फाइनली आने वाला है शायद बेहतर होगा, और इस होप में वहां के मार्केट्स मजबूती दिखा रहे थे। एशिया की तरफ मूव करें और वहां पे कल का जो कंसर्न्स थे, कल का जो पिटाई थी आज भी कंटिन्यू होती हुई, तो वो उस पिटाई से उभरे नहीं है कहना चाहिए। निकेई में प्रेशर है। हैंग सेंग जो कल जबरदस्त प्रेशर दिखा रहा था, आज एटलीस्ट उनमें एक साइंस ऑफ रिवाइवल है। शांघाई इस समय तो एटलीस्ट क्रैक नहीं हो रहा है, लेकिन कल धक्का लगा है और उसका काफी हद तक एशियन मार्केट्स में अभी भी रब ऑफ इफेक्ट निगेटिव ही है। और ओवरनाइट की यूएस से हमने फिर से निगेटिव ही पिकअप करे हैं, तो वो भी दिक्कत की बात। एसजीएक्स निफ्टी देखकर दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शायद एक कंसोलिडेशन के साथ शुरुआत हो। कल बड़ा मुश्किल होगा हालांकि दिन के दौरान चाल प्रेडिक्ट करना, क्योंकि चाइना तो अचानक 4-5% के स्विंग दे देता है। कैसे क्या रणनीति होगी? मिलीजुली रणनीति होगी कल के जैसे ही। जिस तरीके से चाइना मूव कर रहा है तो उससे मेटल प्राइसेस कमोडिटी वाले वो डेफिनेटली आज भी प्रेशर में देखने को मिलेंगे आपको, और उसी वजह से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। लेकिन सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सस्टेन भी करता हुआ दिखेगा मार्केट, तो सिलेक्टेड पॉकेट्स में आपको बाइंग दिख सकती है। हालांकि आगे जाते हुए सेक्टर्स लगता है अगले 2-3 दिनों में डॉलर में थोड़ी वीकनेस आपको आती हुई दिख सकती है, माफ कीजिएगा रुपए में थोड़ी वीकनेस आती हुई आपको दिख सकती है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा एक हैंगओवर रहेगा। लेकिन सेक्टर्स लगता है कि एक मिक्स बैग वाली स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी। अच्छा, वीकनेस हो सकती है, कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, लेकिन आज हम हिम्मत करके जो सिलेक्टिवली स्टॉक पिकिंग वाला मार्केट होता है हम उस पर शायद फोकस करना चाहेंगे। आज थोड़ी सी ज्यादा खरीदारी करना चाहेंगे, तो कहना चाहिए ज्यादातर टीम में बल्लेबाजी होंगे। शुरुआत कहां से? शुरुआत इरोज के साथ करना चाहेंगे, और जो काफी दिनों से खबरें चल रही थी कि इसमें इरोज नाउ में अपने स्टेक बेचना चाहते हैं, और उसमें फुलरटन के साथ इनकी बातचीत कंक्लूड होती हुई दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो सेक्टर्स लगता है कि इन खबरों पे काफी मदार की वॉच थी, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिख सकती है, और माना जा रहा है कि जो करंट वैल्यूएशन है उससे कहीं ज्यादा प्रीमियम पे ये डील होती हुई दिखेगी। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में कई जो मूवीज रिलीज हुई वो इनके लिए काफी बेनिफिशियल हुई, और एक लेटेस्ट ईद के मौके पे जो आने वाली सलमान खान की मूवी वो भी रोज के ही बैनर में है। तो सेक्टर्स को लगता है कि जबरदस्त ईद मार्केट हॉलिडे है क्या? सैटरडे को है। तो उस वजह से इसमें भी एक तेजी बनती हुई आपको दिखेगी, और वो मूवी से काफी एक्सपेक्टेशंस है कि 100 करोड़ क्लब को तो वो बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही क्रॉस करती हुई आपको नजर आएगी। लगता है कि इन सारी खबरों चलते ही रोज में आज आपको एक अच्छा उछाल मिल सकता है। 552 के आसपास के लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करके चले। एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी, हालांकि हाई टिकट साइज स्टॉक है और काफी रनअप भी हुआ है। 52 वीक हाई के काफी क्लोज ये पहुंच चुका है। हाल फिलहाल में इनको ओएमसी से काफी बड़ा 100 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। लेकिन इसके अलावा जो लेटेस्ट खबर है कि हल्दिया में इनको 2 और प्लॉट अलॉट किए गए हैं, जहां से अपने ऑपरेशंस को और मूव करेंगे। तो सेक्टर्स को लगता है कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज पर नजर रखिए, खासतौर पर जो बेस्ट प्राइस है जहां पे अच्छे ऑर्डर्स को उम्मीद है। दूसरी खबर ये भी निकाल के ऑयल कंपनीज की तरफ से एक और बड़ा ऑर्डर इनको नॉर्थ इंडिया से भी मिलने वाला है। सेक्टर्स को लगता है कि ये भी एक ट्रिगर इसके लिए होगा। 850-860 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए एजिस लॉजिस्टिक्स में आज खरीदारी करके चले। आशीष, क्योंकि हमने कहा हम सिलेक्टिवली बाइंग करेंगे, कुछ ऐसी पॉकेट से भी वो बाइंग हो सकती है जिनमें शायद आज कंसर्न्स हो, प्रेशर देखने को मिले। अपफ्रंट सबसे पहले एक मिड कैप आईटी कंपनी जिसको हम चाहते हैं कि इन लेवल्स के आसपास जहां पे हमें अट्रैक्टिव लगती है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से और शायद इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिहाज से भी एक इंटरेस्टिंग पिक हो सकती है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, बहुत तगड़ी पिटाई, बड़े कंसर्न्स माउंट हुए थे, प्रॉफिट वार्निंग तक जारी कर दी इस कंपनी ने, लेकिन अब हमें लगता है तमाम कंसर्न्स प्राइस्ड इन है। इसलिए हमने कहा
लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव बेट हो सकती है। क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज के चलते ये दबाव एक्सपेक्टेड है, जो प्रॉफिट वार्निंग आई है या फिर जो क्वार्टर 1 में कमजोर परफॉर्मेंस होगा उसकी जो वार्निंग आई थी पिछले क्वार्टर के बाद, वो सिर्फ मेनली क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं। हमारा जो पॉजिटिव बायसनेस है या फिर हमारा जो कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर जो उम्मीदें हैं वो वैसे की जस की तस बनी हुई हैं, क्योंकि खासतौर पे स्मैक, SMAC, IP इन वर्टिकल्स में कंपनी स्ट्रांग है। ये नया फेस है आईटी का और पर्सिस्टेंट उसमें बहुत स्ट्रांग फुटहोल्ड रखता है। तो अगर एक क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज, और हम मान रहे हैं कि Q1 के बाद शायद Q2 में थोड़ा बहुत रफ इफेक्ट होगा और Q2 में वो अर्निंग्स बॉटम आउट होती हुई नजर आएगी, यानी कि वहां से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर सिमिलर आप भी अपनी पर्सपेक्टिव रखते हैं तो शायद पर्सिस्टेंट बड़ा अट्रैक्टिव लेवल पे इस समय खरीदारी करने के लिए, और शायद अपनी रीसेंट ग्लोरी जहां 900 के लेवल से गिरा था, ये काउंटर वहां तक आसानी से जाने का दमखम रखता है। इसको रडार पे रखें, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। मैंने मैक्रो इसीलिए कहा था, सेक्टर पे शायद कंसर्न हो सकती है क्योंकि आज TCS नंबर्स घोषित करने वाला है, तो आईटी में किस तरह का मूड रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन पर्सिस्टेंट खरीदारी करने के मौके हैं। नेस्ले इंडिया, जिस तरह से भरोसा जाग रहा है यूके के रेगुलेटर हों, सिंगापुर के रेगुलेटर्स हों, जिस तरह से क्लीन चिट भारत की मैगी को वहां पे मिलती हुई नजर आई थी, पहला पिलर ऑफ कॉन्फिडेंस तो वो बना था। अब जिस तरह से लगातार खबरें आ रही कि फसाए FSSAI, जिस तरह से इसने सिचुएशन को हैंडल करा, उस पर अब बड़ी ह्यू एंड क्राई मची हुई है, बड़ी गलत तरह से उन्होंने इस केस को हैंडल करा था। ये सब नेस्ले पे कॉन्फिडेंस वापस रीसरेक्ट करता है। इससे पहले शायद 5,500 के नीचे कहा जा रहा था अट्रैक्टिव बाय है, अब हमारे लिए जिस तरह की नॉइजेस हैं और जिस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट अब पैन आउट हो रहा है, शायद 6,000 के नीचे अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। आज हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से, और 6,000 के नीचे एक्यूमुलेशन जोन इस समय तो हमें नजर आ रहा है। फिलहाल आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसको खरीदारी करें कुछ दिनों के लिए। 59.95 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ है, हमें लगता है खरीदारी करने के मौके पर शायद 6100 के बियॉन्ड ये कंपनी जाती हुई नजर आए आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। न्यूक्लियस सॉफ्ट एक मिड कैप, ये कहें कि स्मॉल कैप कंपनी है और सेक्टर्स को यहाँ पे खरीदारी नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है कि प्रोमोटर्स में कैपिटल इन्फ्यूज करने वाले हैं। सेक्टर्स में लगता है कि आईटीज में खासतौर पर पिछले दिनों काफी वीकनेस देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, जो पॉकेट चल रहे हैं, उसमें स्पेशली छोटी छोटी जो आईटी कंपनीज हैं उसमें एक मोमेंटम बन रहा है। और खासतौर पे इसमें प्रोमोटर अगर इस प्राइस पे जो कि 52 वीक हाइक के आसपास ये भी चल रहा है, उसमें अगर एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सेक्टर्स को लगता है कि एक पॉजिटिव मूव होना चाहिए। इसी खबर पे हमें लगता है कि थोड़ा सा ट्रेडिंग बाउंस इसमें बनता हुआ मिलेगा। 278 का लक्ष्य रखिए, 260 पे स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग के पर्पज से ही है, इसमें आप पोजीशन कैरी ना करें फिलहाल, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी काफी वोलेटाइल है। इंटरेस्टिंग, कल इस कंपनी की शायद AGM थी। AGM में किसी इन्वेस्टर ने पूछा था कि आप क्या खरीदारी करना चाहेंगे अपने स्टॉक्स में, तो उन्होंने कहा था वी आर ओपन फॉर दैट। तो बड़ा पॉजिटिव वो स्टेटमेंट आता हुआ प्रमोटर्स की तरफ से। सद्भाव इंजीनियरिंग होगा आज का हमारा डिपेंडेबल खिलाड़ी। एक तो जिस स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है, वैसे ही उस स्पेस को लेकर हम लगातार कह रहे हैं कि FY16 में आप बुलिश रहिए। इंफ्रा इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज जो है, हमने कहा था NBFCs पे आप बुलिश रहे FY16 में, कमर्शियल व्हीकल्स बना ली कंपनी में बुलिश रहे। तो उसी कड़ी में ये एक पिक है सद्भाव इंजीनियरिंग, जिसमें हर एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अपने रीसेंट हाइस से तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। अगर वो सही है तो इसके रीसेंट हाइस करीब ऑलमोस्ट 400, 385 रुपए, 390 रुपए के आसपास थे। तो वहां से करीब 25% के आसपास का करेक्शन के साथ या फिर 25% नीचे आपको एक काउंटर समय मिल रहा है। अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छी ऑर्डर बुक है, विजिबिलिटी नजर आती है, और स्पेस या मैक्रो एनवायरनमेंट बड़ा कंड्यूसिव होता हुआ नजर आ रहा है। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सद्भाव इंजीनियरिंग को लेकर ध्यान रखें, दिग्गज निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक बड़े एक्टिव होते हुए नजर आएंगे आपको इस कंपनी में। एक मार्की नेम है HDFC म्यूचुअल फंड, और HDFC म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी इस कंपनी में 5% के ऊपर का स्टेक था। टू बी प्रिसाइज 5.17% का स्टेक था। HDFC म्यूचुअल फंड ने अपना अतिरिक्त और यहाँ पे 2% से ज्यादा की हिस्सेदारी इस कंपनी में और खरीद ली है, यानी कि जो 5.17% स्टेक था उसे बढ़ाकर अब 7.18% पे कर दिया है। ये जो अतिरिक्त 2% खरीदी गई है ओपन मार्केट के जरिए HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एक्वायर करी है। इस कंपनी को रडार पे रखें, हमें लगता है बेहद स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट पे हमें लग रहा है अभी भी दबाव, लेकिन सिलेक्टिवली आपको अप्रोच करना है स्टॉक्स को। पहला कंजर्वेटिव लेवल 304 का है, अगर अच्छा मोमेंटम आता है क्रॉस मार्केट में अगर खरीदारी आती है तो सद्भाव में और बेहतरीन ट्रैक्शन और बेहतरीन मोमेंटम आता हुआ नजर आए। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ चाहे तो इस पोजीशन का अप्रोच करें। पहला बेंचमार्क, पहला टारगेट 304 का। चलिए इसी के साथ छोटा सा ब्रेक के बाद हम लोग की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस।
ऑर्डर में सेक्टर्स को लगता है कि बैंक स्टॉक्स आज थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं, बैंक निफ्टी में और वीकनेस आ सकती है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि सेलेक्टेड पॉकेट में इंडसइंड बैंक पहला होगा। यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत बढ़ रही है बैंकों में, खासतौर पर प्राइवेट बैंक थोड़ा सा करेक्ट होते हुए दिखे हैं और ऐसे बैंक जिनके कासा बहुत फेवरेबल नहीं है वहां पे दिक्कत रहेगी। इंडसइंड में हमें लगता है 877 के टारगेट के साथ शॉर्ट करके चलें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा। कल प्राइवेट बैंक कमजोर हुए थे, आज सरकारी बैंक में भी आपको दबाव देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी ही है जो बाजार को और नीचे खींचने में काम करेगा। सेलेक्टर से लगता है कि एसबीआई भी उसमें एक पार्टिसिपेंट हो सकता है। 260 के टारगेट के साथ एसबीआई में शॉर्ट करें, 270 पे स्टॉप लॉस रखें। टीसीएस सेलेक्टर्स इसमें खरीदारी सलाह दे रहे हैं। आज कंपनी के रिजल्ट आएंगे, पोस्ट मार्केट रिजल्ट आते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी से ट्रेड इसमें करना चाहिए। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर में जितना खराब रिजल्ट थे उससे बेहतर होगा, सस्टेन करेगा और बहुत ज्यादा आपको निराश नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे एक खरीदारी बनती है। वैसे भी सेलेक्टर्स का एक फंडामेंटल व्यू ये है कि आईटी स्टॉक्स पे आप नजर रखिए, जहां पे वीकनेस दिखती है वहां पे खरीदिए, क्योंकि हम ये मान चल रहे हैं कि फर्दर डॉलर स्ट्रेंथन होगा ही होगा, इसलिए उसका फायदा इनको देखते हुए मिलेगा। लेकिन चूंकि पोस्ट मार्केट रिजल्ट है तो काफी वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक, तो फिलहाल छोटा सा टारगेट रखिए 2624 का, खरीदारी करके चलें। 2585 के बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और रिजल्ट जैसे भी आएंगे पोस्ट मार्केट उसके बाद कल की स्ट्रेटजी हो सकता है शॉर्ट की भी बने। तो फिलहाल इसमें आप दोनों तरह की ट्रेड आज कर सकते हैं। आशीष, अच्छा, टीसीएस पे आपके एक्सपर्ट बुलिश हो रहे हैं तो मेरे पोजिशन के लिए अच्छी खबर है। ट्रेडर ऑर्डर में हम फोकस खरीदारी पर ही करेंगे, सिलेक्टिवली स्टॉक पिकिंग पे फोकस है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, एक तो जिस बिजनेस में बड़ा पसंद आता है हमको, वेयर हाउसिंग, और उसमें भी कूलिंग सिस्टम्स वाली वेयर हाउसिंग, उस पे इस कंपनी का फोकस है। तो बिजनेस मॉडल साउंड है, अपने रीसेंट हाई से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इस कमजोरी के चलते 1/3 करेक्शन आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 30-33% के आसपास ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 135-136 के आसपास मेरे ख्याल से इसका रीसेंट हाइज थे या फिर साल के हाइज थे, इसका तो लाइफ टाइम ही कह सकते हैं क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग थी। ये कंपनी इस दौरान ज्यादातर अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और जैसे जैसे अपनी पकड़ बना रही है अक्रॉस नेशन, उतना इस कंपनी का बिजनेस मॉडल साउंड और उतना कंपटीशन के लिए वैरी होती हुई नजर आएगी। लास्ट अपडेट में पढ़ रहा था, नवी मुंबई में भी इसने अपना एक वेयरहाउस अप एंड रनिंग कर दिया है। अब इसकी कुल क्षमता वो मेरे ख्याल तो 4500 पैलेट्स का क्षमता है उस वेयरहाउस की, तो अब कुल कैपेसिटी 90,000 पैलेट्स तक पहुंचती हुई स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की। राह पे रखे, बिजनेस अच्छा है, स्ट्रांग है, हमें लगता है अच्छा मोमेंटम काउंटर दे सकता है। तो रिसेंट कमजोरियों में शायद एक्यूमुलेशन जोन में ये काउंटर है। भूषण स्टील बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से बैठ ले, फंडामेंटल्स में कोई खास बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन इस तगड़ी पिटाई के बाद एक अच्छी खबर आती हुई एजेंसीज के हवाले से खबरें आई हैं कि भूषण स्टील की जो जॉइंट लेंडर्स फोरम थी उसने 30,000 करोड़ रुपए के लोन रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। पर मुझे याद पड़ता है ऐसी खबर पहले भी आई थी, लेकिन कल एजेंसीज की कल बाजार बंद होने के बाद एक खबर आई है, इस रीसेंट करेक्शन के बाद एक रिस्पाइट है शायद, और रिस्पाइट तगड़ा है, इसलिए शायद उतना ही स्ट्रांग मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भूषण में तो 6 स्टॉप लॉस के साथ लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एसआर ऑयल, लेकिन बहुत तगड़ा मोमेंटम इस काउंटर ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। लेकिन जिस तरह से कल खबरें आई हैं, खबरें कहीं एक्चुअली पुख्ता हो गई, वो खबर तो बाजार बहुत हमें से एंटिसिपेट कर रही था कि रोजनेफ्ट इस कंपनी में शायद एक स्टेक लेता हुआ नजर आएगा, लंबा करार होगा, क्रूड की सप्लाईज आते हुए नजर आएंगे एसआर ऑयल के पास। तो रोजनेफ्ट की तरफ से एक्चुअली हेल्पिंग हैंड आ चुका है, रोजनेफ्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन करता हुआ नजर आएगा, 10 साल के लिए सप्लाईज के लिए टाई अप हुआ है। कंपनी इंटरेस्टिंग है, बिजनेस मॉडल साउंड था, कुछ कंसर्न्स थे डेट को लेकर, कुछ कंसर्न्स थे प्रमोटर्स को लेकर। रोजनेफ्ट के आने के बाद कुछ हद तक भरोसा जगता है, एक रशियन जायंट है, तो अब वो सिनर्जीज भी यहाँ पे प्ले अप होती हुई शायद नजर आए। पर एसआर ऑयल क्योंकि बहुत तगड़ी रैली कर चुका है, कितने लोग शायद बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज की इवेंचुअली न्यूज आ गई है बिकवाली करें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि इन लेवल्स के आसपास ये अट्रैक्टिव नजर आता है, लेकिन कितनी डंपिंग हो सकती है शेयर की, उसके लिए ध्यान रखें, इनिशियल ट्रेड सेटल होने दें या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करें। अगर बहुत रिस्क कवर्स हैं तो शायद इस पोजीशन को इस समय तो अवॉइड भी किया जा सकता है। 140 से 188 पे कल क्लोजिंग हुई थी, तो मेरे ख्याल से 198 तक लेवल से यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति बनाए। ये उसी लेवल्स के आसपास ये टारगेट्स हैं जो प्रीवियस हाईज थे इस कंपनी के। इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। केएनआर कंस्ट्रक्शंस फ्री हिट के सेक्टर्स ने चुना है और ट्रिगर इसमें यह कि खबर आ रही कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 256 करोड़ का एक ऑर्डर
कंपनी को मिला है। सेक्टर्स को लगता है कि इस खबर के चलते इस स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखेगी। खबरें ये भी हैं जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो रोड सेक्टर को बहुत बड़े ऑर्डर, करीब 40,000 करोड़ के ऑर्डर अगले 1 से 1.5 महीने में इश्यू होने वाले हैं। तो अक्रॉस द कंपनीज, जो तमाम सारी कंपनीज हैं, उनके हिस्से में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि नजर रखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आज का जो ट्रिगर है उस पर सेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक 25, 20, 30 रुपए ऊपर जा सकता है। 600 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें, 570 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, इंटरेस्टिंग कंपनी एक और है आज हमारे रडार पे, A2Z इंफ्रा। इस कंपनी में एक छोटा टिकट साइज का काउंटर है, कोई डाउट नहीं, लेकिन इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद तगड़ा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। A2Z मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज अब इस कंपनी का पूरा नाम है। पहले हम इससे जानते थे कि वो क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह मुहैया कराने का काम करती है, पर इसने अपने बिजनेस को इवॉल्व कर लिया था, बदल गया था इसका जो रीजिक हुई थी कंपनी ग्रुप लेवल पर। ये कंपनी EPC सेवाएं यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन सेवाएं प्रोवाइड करती है। खास तौर पे फोकस है पावर, और उसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे। तो जिस तरह से पावर को थ्रस्ट देने की बात है, A2Z जैसी कंपनी शायद अच्छे खासे फोकस में आती हुई नजर आए। यही नहीं, पावर सेक्टर के लिए IT सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जो हम कह रहे हैं, जो सफाई वफाई का काम, वो इस वर्टिकल में आता है इस कंपनी का। और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में भी ये कंपनी मूव कर रही है। तो A2Z यहाँ से बड़ी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है, लेकिन किस हद तक इस बिजनेस को इवॉल्व कर पाएगी, छोटा प्लेयर है, वो एक सवालिया निशान हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव ले, ये स्टॉक अपने रीसेंट हाइज से 36-37 रुपए के हाइज थे, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 45% इस समय नीचे कामकाज कर रहा है। जिस तरह से रेलवेज का वो स्वच्छ भारत अभियान की बात हुई थी, A2Z कहा जाता तो बड़ा प्राइम बेनिफिशियरी है, लेकिन अब इसने बिजनेस इवॉल्व कर लिया। ध्यान रखें, शायद उस पूरी तरह से इस कंपनी पर उसका इंपैक्ट देखने को ना मिले, लेकिन बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं सरकार के, तो वो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। रेलवेज के लिए खासतौर पर काम करती है कंपनी, तो रेलवेज को अगर लेकर आप बुलिश हैं तो A2Z उसमें प्ले में आती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे मैंने कहा, EPC सेवाएं प्रोवाइड करना, तो तमाम वर्टिकल जो है वो फोकस में है। तो A2Z किस हद तक उसको फायदे को भुना पाती है, ये हमें एज द टाइम अनफोल्ड पता चलता जाएगा। इस समय इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि प्रमोटर्स कंटिन्यूअसली इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। जून 2014 से जून 2015, पिछले एक साल में प्रमोटर्स ने 44.5% स्टेक से बढ़ाकर 62-62.5 के आसपास ले गए थे। प्रमोटर्स का कंटिन्यूसली स्टेक इंक्रीज हुआ था। अब 16 तारीख को इसी महीने 16 जुलाई यानी कि अगले हफ्ते, जो एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद गुरुवार जो आएगा, उसमें कंपनी के बोर्ड की बैठक है, जिसमें प्रमोटर्स और कुछ इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है। तो A2Z ऑब्वियसली शायद बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन मोमेंटम दिखा सकती है रीसेंट करेक्शंस के बाद। तो शायद इस खबर आने के बाद शायद तगड़ा अच्छा खासा टूल। पहला कंजर्वेटिव टारगेट 22 का है, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की मानसिकता, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ही इस कंपनी पे दाव लगाए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर। अब तक पूरी तरह से सिलेक्टिव और खरीदारी करने पर अप्रोच रखा था हमने। 2 स्टॉक्स जहां पे बिल्डअप कमजोर है, दोनों स्टॉक्स बड़े स्ट्रांग फुटिंग पे ध्यान रखें। इन ऑफ लेट जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप होनी है वो इंडिकेट करनी है, और इससे पहले भी कुछ स्टॉक्स पे मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूं कि प्रेशर आ सकता है। ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन बैंड में है, लाइकली है कि अगर इंडियन मार्केट में प्रेशर आता है तो इनमें दबाव देखने को मिल सकता है। पहला है पिडिलाइट। सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बिकवाली की रणनीति होगी। अगर इंडियन मार्केट में प्रेशर हो, एशिया रिकवर कर रहा है, ध्यान रखें, तो हमारा मानना था कि आज मार्केट में ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता और एशिया रिकवर करता और इंडियन मार्केट अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड करते हैं, पोजीशन इनिशिएट ना करें। पिडिलाइट में बिकवाली लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हमारा राजा कई बार इससे पहले हम हाईलाइट कर चुके हैं, जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है। हालांकि ये स्टॉक क्रैक नहीं हुआ है, लेकिन वो कंसोलिडेशन बैंड में और टाइट कंसोलिडेशन में है, तो बड़े प्रिकेरियस लेवल्स पर है। अगर मार्केट में प्रेशर गहराता है तो हमारा राजा में भी शायद अच्छा खासा प्रेशर या फिर एटलीस्ट मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो सकता है। और ये दोनों ही कंपनी फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से शायद बिकवाली करने के मौके हो सकते हैं। 842 तक के लेवल्स, और यहां पे भी पोजीशन तभी इनिशिएट करें जब आपको लगता है वीकनेस अब इंडियन मार्केट्स में कीप अप हो रही है और शायद दबाव देखने को मिल रहा है। फाइनली नंदन डेनिम, इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। मैं देख रहा था 2015 वित्त वर्ष की जो सेल्स थी, 1100 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री, 51 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा करा है, यानी कि 23% सेल्स में 31% मुनाफे में इस कंपनी का जंप दिखाया है। टेक्सटाइल एज अ स्पेस अच्छे उसमें है और काफी हद तक पॉजिटिव इंपैक्ट जो IT के लिए कहा जा रहा है कि डॉलर इस तरह से स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। सिमिलर लाइकवाइज टेक्सटाइल कंपनीज बहुत बेनिफिट करेंगी।
जो एक्सपेंशन प्लान्स इस कंपनी ने करे हैं उसका भरपूर फायदा आने वाली तिमाहियों से आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कहा जा रहा है इस करंट क्वार्टर से उसका फायदा मिलना शुरू होगा। अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रही है, पिछले साल के मुकाबले तो ऑलरेडी इस कंपनी ने बेहतरीन डिविडेंड पे कर दिया है, तो एक वो वाला एंगल भी आता है इसमें डिविडेंड पर्सपेक्टिव का। हमें लगता है 124 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। नीरज जी, आपके आखिर के 3 खिलाड़ी। वेदांता होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह बरकरार है। कल भी हमने इसके शॉर्ट करने की सलाह दी थी और सेक्टर्स लगता है कि अगर चाइना में थोड़ी दिक्कत बनी रहेगी तो ये स्टॉक और दबाव में रहेगा। टेक्निकली कॉल लीजिए, 140 तक का टारगेट लीजिए, शॉर्ट करिए। टाटा मोटर्स यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि अगर थोड़ा संभलता है तो स्टॉक पे बाउंस हो सकता है, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि 400 का लेवल आज ब्रीच हो सकता है। 395 का टारगेट होना चाहिए, 408 पे स्टॉप लॉस। और अंत में एक और सरकारी छोटा बैंक यूको, ये मुझे लगता है कि फर्दर दिनों में इस पर आप नजर रखिए, स्टॉक अपने रडार पर रखिए, बड़े क्रैक्स की इसमें एक्सपेक्टेशन है। 48 का टारगेट आज के लिए लेके चलिए, 54 पे स्टॉप लॉस। इसी के साथ आशीष और मुझे याद दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट टर्न डाउन और CNBC बाजार के दर्शक देखेंगे मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।